जातीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की प्रेस वार्ता। कहा, जातीय जनगणना है सारी समस्याओं का निदान। पीएम मोदी को लिख चुके हैं खत। जातीय जनगणना पर बीजेपी कोटे से बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का बड़ा बयान। कहा, यह राज्य सरकार का विषय नहीं, जेडीयू बीजेपी हर विषय पर एकमत नहीं। बाढ़ को लेकर बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का बयान। किसानों के फसल नुकसान का होगा आकलन। 35% फसल खराब होने पर मिलेगा मुआवजा। बाढ़ का कहर रोहतास तक पहुंचा। वीर कुंवर सिंह कॉलेज का मुख्य मार्ग तालाब में तब्दील। लोगों और स्टूडेंट्स को हो रही परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने आज प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जातीय जनगणना के मसले पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के उत्थान के लिए जनगणना बेहद जरूरी है। तेजस्वी यादव ने इस मसले पर कहा कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार ने इसके बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से नीतीश कुमार के पत्र का जवाब दिया गया और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुलाकात के लिए वक्त। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने आज आरजेडी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने जमकर निशाना साधा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने यह तक कह डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम नीतीश कुमार को अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि सीएम नीतीश ने जो जातीय जनगणना को लेकर पीएम को पत्र लिखा है, पीएम ने अब तक उस पत्र का जवाब नहीं दिया है और इस पर बिहार में विपक्ष लगातार हमलावर है। मिलने हम लोग चलें और जातिगत जनगणना की मांग जो रही है उसको जो है उंगली जामा हम लोग पहनाने का काम करें। हम लोग पिछली बार मॉनसून सत्र में हम खुद स्वयं सभी विपक्षी दलों के साथ, चाहे लेफ्ट पार्टियां हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी, हम सभी जितने नेता थे, मुख्यमंत्री लेफ्ट पार्टियां हो। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने किस तरह से जातीय जनगणना को लेकर अपनी बातों को रखा। बेबाकी से लगातार तेजस्वी यादव अपनी बातों को रख रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना राज्य के हित में है। अब राज्य के हित में है या राजनीति के हित में है, ये तो तेजस्वी यादव ही बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार जातीय जनगणना को लेकर बोलते नजर आ रहे हैं, जातीय जनगणना पर के समर्थन में नजर आ रहे हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जनगणना होगी तो गरीबों का उत्थान होगा, तमाम जातियों के संख्याओं का पता चल सकेगा। और ऐसे में लगातार तेजस्वी यादव जातीय जनगणना पर बात को रखते नजर आए हैं। चलिए और इस पर अधिक जानकारी लेंगे हमारे संपादक राजेश कुमार से। राजेश जी, लगातार तेजस्वी यादव को हमने देखा पिछले कई दिनों से, अगर विधानसभा की भी बात कर ले तो लगातार वो मॉनसून सत्र में भी जातीय जनगणना पर बोलते आए हैं और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जातीय जनगणना राज्य के हित में है। लेकिन अब देखना यह है राजेश जी कि जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव जिस तरह से इतना जोर देते नजर आ रहे हैं, क्या राज्य के हित में है या राजनीति के हित में है? दरअसल देखिए, जातीय जनगणना को लेकर चाहे वो तेजस्वी हो या नीतीश कुमार हो या अन्य जो भी पार्टी कह रही है कि जातीय जनगणना देश में होना चाहिए, दरअसल ये ना देश के हित में है। दरअसल इनकी अपनी राजनीति है, अपना वोट बैंक है, ये वोट बैंक का मसला है और इसी मसले को लेकर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिस उपेक्षा की बात कर रहे हैं कि ये लोग वर्षों से उपेक्षित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, सवाल ये है इसका कौन शोषण कर रहा है? लगातार समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है, तो अगर उन्हें लगता है कि वाकई में जो पिछड़े और अति पिछड़े बहुत शोषित हैं, तो शासन तो आप ही कर रहे हैं। कभी मुलायम सिंह शासन करते रहे, कभी अखिलेश यादव शासन करते रहे, यहाँ पर लालू यादव शासन करते रहे, तो ये शासन तो यही लोग कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। तो 30 सालों से क्या ये तेजस्वी यादव बताएंगे कि शोषण कौन कर रहा है?
जिस सवर्ण की बात कर रहे हैं वो तो पिछले 30-40 साल से वर्तमान सक्रिय राजनीति से बाहर है। लेकिन जी। ये पूरा का पूरा मसला वोट बैंक का मसला है। ये वोट को इन लोगों ने सियासत की है। ये जाति के आधार पर जो जनगणना कराना चाहते हैं, ये इस बात को क्यों नहीं कहते कि जो गरीब है उनकी जनगणना होनी चाहिए, जी। जो अशिक्षित है उनकी जनगणना होनी जी। चाहिए, जो समाज में पिछड़ गए हैं उनकी जनगणना होनी चाहिए। आप जातीय आधार पर जनगणना कराकर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी। ये दरअसल ये न देश हित में है न समाज हित में है। ये किसी दृष्टिकोण से बेहतर नहीं है। हाँ, तेजस्वी इनके यादव हित में कहीं ना जरूर है। कहीं अपनी राजनीति के हित में कर रहे हैं, ऐसा लगता है राजेश जी? बिल्कुल, तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। मेरा तो बस एक सवाल है, उनसे ये पूछा जाए, तेजस्वी प्रसाद यादव यानी उनके पूरे फैमिली का शासन था, तो किसने शोषण किया, किसने पिछड़ा और अति पिछड़ों का शोषण किया? 15 सालों में आपने क्या किया? अभी किनकी सरकार है? पिछले 15 साल 17-18 साल हो गया नीतीश कुमार की शासन है। ये कौन है? ये भी अपने आप को पिछड़ा और अति पिछड़ा कहते हैं। तो कौन पिछड़ रहा है? ये 30 साल से आपके बिहार और उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का शासन है, समाजवादियों का शासन है। तो उसके बावजूद भी अगर लोग पिछड़ रहे हैं तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? दरअसल ये चाहते ये हैं कि संख्या और दलित और शोषित को आगे करके अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं। ना इनको पिछड़ों से मतलब है, ना अति पिछड़ों से मतलब है। इतना ही इनको प्रेम है तो जो खुद तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम का कैंडिडेट बनाते हैं, किसी दूसरे आरजेडी के किसी दूसरे पिछड़ा के लीडर को क्यों नहीं सीएम कैंडिडेट बना देते हैं? तो वहां तो लालू प्रसाद कहते हैं कि नहीं, ये आरजेडी जो हमारी पार्टी है, ये हमारी पार्टी है, पार्टी नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मेरे बाद मेरा बेटा होगा, उनके बाद उनका बेटा होगा। दरअसल ये कुल मिलाकर ये सियासत है इनकी, ये सियासत करना चाहते हैं। इनको कोई लेना देना है देश से और समाज से। और जिस जनगणना की बात करना है, मेरा तो कहना ये है, या तमाम आम लोगों का यही कहना है कि आप जनगणना कराएं, बेहद जरूरी है जनगणना। बिना सही आंकड़ों के देश की कोई भी योजना आप नहीं बना सकते। लेकिन आंकड़ा जनगणना उसकी कराए ना जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो गरीब है, जो अशिक्षित है, जो चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। क्या इस देश में सिर्फ पिछड़ा और अति पिछड़ा SC ST को ही अनुदान मिलने का हक है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। समाज में अगर वो कहते हैं कि एक तबका पिछड़ गया, आज बहुत ऐसे तबके हैं, सवर्ण में ऐसे लोग हैं जो उनसे भी बुरी स्थिति है। कम से कम लालू प्रसाद से कई लोग पिछड़े हुए सवर्ण जाति के लोग हैं। क्या ये उनका हक नहीं है हिंदुस्तान में जीने का? उनको नहीं मिलना चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ मिले तो लालू प्रसाद यादव, चिराग पासवान के फैमिली को मिले, मायावती के फैमिली को मिले, यही हिंदुस्तान। ये दरअसल इनका कोई उद्देश्य नहीं है, इनको कोई देश से लगाव नहीं है, कोई ये चाहते ही नहीं है कि दलित SC ST आगे बढ़े। ये सिर्फ चाहते हैं कि मेरा और मेरे परिवार का भला हो, और इसी की पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात ये है कि चाहे लोकसभा के जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इस मसले पर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश हित में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ये वाकई में कह सकते हैं शर्मिला कि ये देश हित में नहीं है ये। और आगे आने वाला समय जो है इन तमाम सांसदों को, तमाम माननीयों को कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो जिस तरह से हमने देखा कि लगातार नेता प्रतिपक्ष जातीय जनगणना पर जोर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल सच में यही है कि जातीय जनगणना सच में जातीय जनगणना जिस तरह से कह रहे हैं कि वो राज्य के हित में है, वो राज्य के हित में है या उनकी सियासत के हित में है, उनकी राजनीति के हित में है, वो तो तेजस्वी यादव अच्छे से जानते हैं। और जिस तरह से जातीय जनगणना पर बिहार में सियासत जारी है, बिहार में राजनीति चल रही है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि गरीबों पर कम ध्यान दिया जा रहा है और खुद के राजनीतिक जो भविष्य है उसे मजबूत करने पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने आज जातीय जनगणना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने जातीय जनगणना कराने की एक बार फिर से बात कही। और जातीय जनगणना पर कृषि मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि जनगणना राज्य के फैसले करने का विषय नहीं है। जी हां, जातीय जनगणना पर कृषि मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। लिखा है कि जनगणना राज्य के फैसला करने का विषय नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनगणना पर केंद्र सरकार फैसला लेगी, राज्य सरकार फैसला नहीं ले सकती है कि जनगणना होनी चाहिए या नहीं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर विषय पर दोनों के मत
एक हों। तो ये बड़ा बयान दिया है बिहार के कृषि मंत्री ने। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है, माफ कीजिएगा अमरिंदर प्रताप ने, कि बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर विषय पर दोनों के मत एक हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जातीय जनगणना राज्य सरकार का नहीं बल्कि केंद्र सरकार इस पर फैसला लेगी। और चलिए इस पर अधिक जानकारी के संवाददाता निषेध ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषेध, एक बड़ा बयान दिया है बिहार के कृषि मंत्री ने, कहा है कि जरूरी नहीं कि जेडीयू और बीजेपी के मत एक हो। ये बड़ा बयान इसलिए है कि दोनों एक गठबंधन में है, लेकिन दोनों के मत एक नहीं। बिल्कुल, देखिए शर्मिला, ये आश्चर्य होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जातीय जनगणना को लेकर के बीजेपी के कई मंत्रियों ने मोर्चा खोला है और साफ अपना बयान दिया है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में तो नहीं ही दिख रहा है। क्योंकि इससे पहले मंत्री, एक और मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, उनका भी बयान सामने आया था। इससे पहले भी रामप्रीत पासवान ने कही थी कि बीजेपी की ओर से उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार का मामला है वो देखेगी, और मत बिल्कुल खिलाफ है। और आज जो कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह, इनका भी बयान आया, उन्होंने भी साफ कहा है कि जनगणना, जातीय जनगणना राज्य का फैसला है, राज्य सरकार, माफी दिया, राज्य सरकार का फैसला नहीं है, केंद्र सरकार का फैसला है, और केंद्र सरकार ही ये फैसला लेगी कि आखिर क्या करना है। उन्होंने यह भी कहा कि 1931 में देश पर अंग्रेजों ने देश में इस वक्त जातीय जनगणना करवाई थी, उसके बाद से अभी तक नहीं है, और कई ऐसे लोग हैं जो जातीय जनगणना के पक्ष में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू का स्टैंड तो पहले से ही अलग अलग, और तो मंत्री के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे मंत्री हैं जो के उनके विपरीत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को लेकर बिल्कुल निषेध, एक तरफ जहां विपक्ष भी ये कह रही है कि अगर केंद्र सरकार नहीं करवाना चाहती तो कोई बात नहीं, बिहार सरकार भी जातीय जनगणना करवा सकती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करवा सकते हैं जातीय जनगणना। तो उस पर अब बीजेपी के मंत्रियों का ये कहना है कि राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार ही जातीय जनगणना का फैसला ले सकती है। कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी और जेडीयू में रार देखने को तो मिल रहा है। बीजेपी और जेडीयू दोनों के ही अलग अलग विचार इस वक्त जातीय जनगणना को लेकर के सामने आ रहे हैं। लगातार मंत्रियों के बीच एक अलग बयान है, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलग स्टैंड है। सवाल किया कि आखिर प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे जातीय जनगणना लेकर के, जो टाइम लगा रहा है। तो उनका कहना था कि ये कोई जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर मुलाकात करे और उसके बाद उसका आगे बिजनेस निकल सके। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे फिर इसका निदान होगा। क्या राज्य सरकार अब खुद से जातीय जनगणना कराती है, प्रधानमंत्री की ओर से ये भी कहा जाए, तो इस बातचीत हो, इसके बाद तो कुछ फैसला हो। तो जब तक मुलाकात नहीं होती है, कहीं ना कहीं संशय बरकरार ही रहेगा, और बीजेपी और जेडीयू का स्टैंड फिलहाल तो अलग ही नजर आ रहा है। बिल्कुल रार तो नजर आ रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली खबर पे भी हम आपसे कह सकते हैं कि हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि बिहार में कृषि मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है जातीय जनगणना को लेकर। और बाढ़ पर बिहार के कृषि मंत्री का एक बार फिर से बयान आया है। बाढ़ से किसानों के फसल का नुकसान हुआ है। बाढ़ खत्म होने के बाद फसलों के नुकसान का आकलन किया जाएगा। किसानों के खड़े 35% फसल के नुकसान होने पर सरकार उन्हें मुआवजा भी देगी। पहले भी आपदाओं में फसल नुकसान पर सरकार ने मुआवजा दिया है। तो जिन किसानों का फसल बर्बाद हुआ है, जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन किसानों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उन किसानों को मुआवजा देगी। है तो उसका आकलन होगा। हम तो किसानों को
35% से अधिक जो फसल नष्ट होती है वो उसकी भरपाई करते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं, उसका आंकलन करते हैं, फिर उसकी क्षतिपूर्ति भी होती है। इसका भी करेंगे, हम कहाँ पीछे हैं। अभी जो यास तूफान आया था, जो वर्षा हुई थी, उसमें 100 करोड़ का हमने आंकलन किया है, किसानों को क्षतिपूर्ति करने जा रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन अब तो बाढ़ भी हुआ, आंकलन तो कब होगा? जब बाढ़ का पानी हटेगा तब होगा। बाढ़ आते ही आंकलन थोड़े हो जाएगा, इसलिए आंकलन तो होगा। जहां नुकसान हुआ है, फसल नुकसान हुआ है, खड़ी फसल जहां नुकसान हुआ है, उस फसल की उसका क्षति का आंकलन होगा, उसकी हम लोग पूर्ति। चलिए इस पर जानकारी लेते एक बार हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़े हुए हैं। निषेध, किसानों के फसलों का एक बड़ा नुकसान हुआ है, भारी नुकसान किसानों को हुआ है, उनके फसल बर्बाद हुए हैं इस मानसून में, उनके लिए कृषि मंत्री ने क्या कुछ राहत दी है? हाँ बिल्कुल, देखिए किसान फिलहाल काफी आहत हैं क्योंकि उनकी काफी फसलें हैं जो पूरी तरीके से कहें तो नष्ट हो गई है, बाढ़ की चपेट में आ गया और कई जो गांव हैं वो भी बाढ़ में ढके हुए हैं। तो उन किसानों के लिए कृषि मंत्री ने एक राहत भरा बयान दिया है और कहा है कि बिहार में जो भी किसानों का बाढ़ से जिन किसानों का फसल का नुकसान हुआ है उन लोगों को मुआवजा मिलेगा। सरकार जब बाढ़ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आकलन करेगी कि उनका क्या क्या नुकसान हुआ है और उसके मुताबिक उनको पैसा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों के 35% फसल के नुकसान होने पर सरकार मुआवजा देती है और पिछले कई आपदाओं में किसानों के फसल जो नुकसान हुआ उसमें सरकार ने मुआवजा दिया है। लेकिन अब एक और राहत की खबर है कि कृषि मंत्री ने कहा है कि जब आकलन कर लिया जाए कि किसानों का कितना नुकसान हुआ है तो उसके बाद उनकी भरपाई हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे किसान उस वक्त थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल, आर्थिक तौर पे किसान मजबूत हो जाएंगे और किसानों को जो नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भी भरपाई सरकार करने की तैयारी में जुटी हुई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निषेध। चलिए खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो प्यू, प्यू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जल स्तर की, यानी बिहार में मॉनसून से हुए
बाढ़ की। बता दें कि बिहार में गंगा और कोसी समेत कई नदियां उफान पर है। राजधानी पटना पर भी संकट मंडरा रहा है। बाढ़ के बढ़ते प्रकोप की वजह से राज्य के 16 जिलों की 70 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से सूबे के 16 जिलों के 70.40 लाख आबादी मुश्किलों का सामना कर रही है और वहीं अब इससे 24 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और पटना में बाढ़ को लेकर प्रमंडल आयुक्त ने जानकारी देते हुए अगले 24 घंटे में पटना में बाढ़ के लिए अति संवेदनशील कहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से लोगों के बचाव और राहत के लिए जुटा हुआ है। सभी अंचलों के अधिकारियों को लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निर्देश दिया गया है। लगातार बढ़ रहा है और उसको लेकर के प्रशासन ने सभी एहतियात के उपाय लगातार कर रहे हैं। पटना जिले में 17 रिलीफ सेंटर प्रारंभ हो गए हैं और कई जगह कम्युनिटी किचन भी चलाया जा रहा है और इसके अलावा बिहार के अन्य जिलों में जितने भी गंगा किनारे जिले हैं उन सभी जगह रिलीफ वर्क प्रारंभ हो गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। इंजीनियरिंग विभाग खास करके जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग के सभी अभियंता लगातार निगरानी कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि इलाहाबाद में कल से पानी का स्तर घटना शुरू हुआ है, जिसका असर लगभग 24 घंटे से 48 घंटे में बिहार में दिखाई देता है। और मानसून के असर से पटना सहित बिहार के अलग अलग जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट घोषित किया है। अगले 24 घंटे में मौसम की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने पटना, कटिहार, पूर्णिया, शिवहर, दरभंगा सहित 12 जिले में अलर्ट जारी किया है। तो 12 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सभी 12 जिलों को चेतावनी दी है और लोगों को ये अपील की है लोगों से कि इस दौरान घर से बाहर ना निकले। और पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का फाइनल रिहर्सल चल रहा है, जिसको लेकर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण किया। बता दें कि फुल रेस में फाइनल रिहर्सल में सुरक्षा बलों की 14 टुकड़ियां शामिल हुई। तैयारियों को लेकर संवाददाता निषेध की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आगामी 15 अगस्त को देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उससे पहले राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे जहां एक और मंच बनाया गया है। सामने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडा फहराएंगे। ठीक बगल में वीवीआईपी के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ठीक इस ओर आज फाइनल परेड का रिहर्सल है और 14 टुकड़ियां हैं जो परेड में शामिल होंगी। ये तमाम देख सकते हैं जवान हैं जो 14 टुकड़ियां हैं ये परेड में शामिल होंगी। इसके साथ ही 8 टुकड़ियां जो बनाई गई हैं वो झांकियां निकालेंगी। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बाहर से लोग गांधी मैदान में परेड या झांकी नहीं देख पाएंगे। टीवी के माध्यम से टेलीकास्ट होगा, साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से भी सोशल मीडिया पर टेलीकास्ट होगा। उससे लोग देख सकते हैं 15 अगस्त की जो झंडा फहराया जाएगा इस बार गांधी मैदान में। उससे पहले फाइनल रिहर्सल है आज और ये 14 टुकड़ियां हैं जो परेड में शामिल होंगी। और इससे पहले ये लोग आज 13 अगस्त को रिहर्सल कर रहे हैं और 15 अगस्त को 14 टुकड़ियां परेड की सलामी देंगी और 8 टुकड़ियां झांकियां निकालेंगी। पूर्ण गरिमा और सम्मान के साथ हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, लेकिन इस बार कोविड की भी चुनौतियां हैं। तो इसको देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल के तहत जितनी परमिशंस हमें मिली है उसी के हिसाब से महानुभावों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम के सीधी लाइव वेबकास्टिंग और लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग इसको घर बैठकर देखना चाहें वो लोग आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पर लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है जिसको सामाजिक दूरी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाएगा और पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। और चूँकि बरसात की भी स्थिति है, इसको लेकर के सभी आवश्यक प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं क्योंकि लगातार 3 दिनों का बारिश का अलर्ट था और आज भी बारिश हो रही है। तो सभी कर्मियों को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है ताकि स्वतंत्रता दिवस को पूर्ण गरिमा के साथ मनाया जा सके।
और हताश के शिव सागर प्रखंड में भाकपा माले के बैनर तले मनरेगा मजदूर सह किसान मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले प्रखंड कमेटी चेनारी और शिव सागर नरेंद्र राम ने किया। मार्च का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र राम ने प्रखंड कार्यालय के सामने मनरेगा मजदूर को 200 दिन काम 500 रुपए मजदूरी नए जॉब कार्ड का निर्माण करने और गरीबों की झोपड़ी को प्रशासन द्वारा उजारे जाने को लेकर आपत्ति जताई। समय से भुगतान करो, घोटाला बंद करो, घोटाला घोटाला। जिंदाबाद माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भुगतान करो, और रोहतास जिले के सासाराम में सीएस कार्यालय के पास तब हड़कंप मच गया जब अस्पताल गेट के सामने बांस बिल्ली लगाकर प्रदर्शन किया गया। वहीं जैसे ही ये खबर जिले के वरीय अधिकारियों तक पहुंची, इसके बारे में विशेष जानकारी लेकर इसका तत्काल समाधान कराने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के द्वारा न केवल सीएस कार्यालय के प्रवेश द्वार पर बल्कि सदर अस्पताल के प्रवेश द्वार पर भी बांस बल्ला लगाकर उसे बंद कर दिया गया था, जिस कारण से अस्पताल में आवागमन करने की परेशानी हो रही थी। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इस समस्या को डीएम ने गंभीरता से लिया और तत्काल इस समस्या को दूर करने का निर्देश सदर एसडीएम को दिया। बेगूसराय में बरौनी रेल थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फुलवरिया थाना क्षेत्र के रेल परिसर में चोरी सहित अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहते थे ये 2 चोर, और जिसके वजह से ये कार्रवाई की गई। क्या कैसा अपराधी है, क्या है? 411, 401, 414 और ये फ्लोरिया थाना से 302 में गया। कितने दिन पहले की ये घटना है? जो 17 में सर मर्डर केस 17 में सर, हाँ 17 में। कहाँ की घटना है मर्डर केस? फ्लोरिया थाना। अभी तो चोरी के केस में जा रहा है, चोरी का रेल थाना से सामान्य पहले के अपराधी जो है जिसको जेल भेज। और कटिहार में हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते 27 जुलाई को जिले के सुधानी ओपी क्षेत्र के झाड़ियों में एक महिला और उसके बच्चे का शव बरामद किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उस महिला का मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला गया और कॉल डिटेल के आधार पर 2 अभियुक्त क्या उसमें संदिग्ध रूप में आई, जो अफसर रज्जा जो शिकारपुर का रहने वाला है और दूसरा है इखलाक आलम जो नीम टोला 22 का है। और गिरफ्तारी करने के बाद इस दोनों ने अपना स्वीकारोक्त बयान लिया और बताया कि उस महिला से इखलाक जो है वो प्रेम करता था, जिसके कारण चाहता था शादी करे और नहीं किया। इसी के लिए उस महिला को और उसके 4 वर्ष के बेटे दोनों की हत्या कर दिया गया। उसकी जब वह बताया गया जो उसकी भी हत्या हुई, तो उसके बाद जो महिला जहां महिला थी की डेड बॉडी थी वही घटनास्थल के आसपास फिर खोजा गया, तो उसके मृतक लड़का की भी पहचान हो गया। तो इस कांड में अभी तक जो है वो पूरे लास्ट में व्यक्ति की 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। पूर्व में अफसर रजा गिरफ्तारी हुई, अभी इखलाक आलम की गिरफ्तारी हुई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर।